हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसका दिन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और उसे सपने में भी ये नहीं पता था कि उसके साथ कुछ इतना बुरा होने वाला है। सो लेट्स गो टू द स्टोरी। 1960 और 70s में अमेरिका में हिच हाइकिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा था यंगस्टर्स लोगों में। हिच हाइकिंग इज़ बेसिकली टेकिंग लिफ्ट फ्रॉम अननोन, यानी जिस तरफ आपको जाना है वहाँ अगर कोई और जा रहा है तो वो आपको लिफ्ट देना चाहता होगा तो दे देगा। आजकल ये सब काफ़ी डेंजरस है, कोई अनजान व्यक्ति के साथ ऐसे जाने का सोचेगा भी क्यों, पर उस टाइम पे ये सब नॉर्मल था। तो ऐसे ही ख्याल से 29 सितंबर 1978 में 15 साल की लड़की मैरी, जो कि अपने घर से भाग गई थी, उसके पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और दोनों डिवोर्स के बीच में थे। उसकी वजह से वो भाग गई थी। वो हिच हाइकिंग करके अपने घर से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे आ गई थी, पर वहाँ कुछ दिन रहने के बाद ही उसे वापस घर जाना था। और एक दिन जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स घर पे नहीं थे तो उसने फिर से घर जाने का प्लान किया, वैसे ही जैसे वो आई थी। मेरी ऐसे ही आधे रास्ते तक पहुंच गई थी जहां तक उसको लिफ्ट मिली और आगे जाने के लिए वो फिर से रोड पे नए स्ट्रेंजर के लिए रेडी थी जो उसे लिफ्ट देना चाहता हो। और कुछ घंटे वहां साइन लेकर खड़े रहने के बाद, जिसमें लिखा था उसे किस तरफ जाना है, वैसे वो अकेली नहीं थी, 3 और टीनेजर्स थे उसके साथ वहाँ। और कुछ घंटे बाद एक ब्लू वैन आई जिसमें एक 50 साल के करीब एक आदमी था जो ड्राइव कर रहा था। उसने ये बोर्ड देखा और उसे थोड़ी दूर गाड़ी पार्क की। मेरी के साथ जो 2 और लोग थे वो वहीं खड़े रहे और मेरी ने वहाँ जाके उस ड्राइवर से पूछा कि क्या आप हम तीनों को लिफ्ट दे सकते हैं, पर ड्राइवर ने मना कर दिया, ये कहकर कि मैं सिर्फ तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, तीनों को नहीं। सो मेरी कंफ्यूज थी कि गाड़ी पूरी खाली है, काफ़ी जगह भी है, तो तीनों को क्यों नहीं मिल सकती लिफ्ट। और उसने पूछा कि आर यू श्योर आप हम सबको लिफ्ट नहीं दे सकते, पर ड्राइवर ने कहा नहीं, मैं तीनों को लिफ्ट नहीं दे सकता, किसी एक को ही दे सकता हूँ। तो मेरी ने कहा ओके, 2 मिनट, मेरा सामान लेके आती हूँ। मेरी गई उस बाकी 2 लोगों के पास, उसने सिचुएशन एक्सप्लेन की और जो बाकी 2 लोग थे उसने कहा ये काफ़ी स्ट्रेंज है, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। और मेरी भी काफ़ी हद तक एग्री करती थी कि कुछ फिशी लग रहा है, पर उसे घर जाने की बहुत जल्दी थी और वो ज़्यादा वेट करना नहीं चाहती थी। हो सकता था उसे 1-2 दिन तक भी वेट करना पड़े क्योंकि हर कोई ऐसे लिफ्ट देने के लिए रेडी नहीं होता है। तो मेरी ने अपना बैग लिया, बाकी लोगों को बाय बोला और वो वैन में बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। उस ड्राइवर का नाम था लॉरेंस और मेरी ने भी खुद को इंट्रोड्यूस किया। दोनों में थोड़ी बहुत कुछ बातें हुई। अब मेरी काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही थी, उसे लगा जैसे वो अपने ग्रैंडफादर के साथ हो। और फिर मेरी काफ़ी थक गई थी तो उसने लॉरेंस से पूछा कि क्या मैं थोड़ी देर सो जाऊं, और लॉरेंस ने हाँ कहा। तो मेरी थोड़ी देर सो गई और जब मेरी ने उठकर देखा तो उसे पता लगा कि वो गलत जगह जा रहे हैं और उसने लॉरेंस से कन्फ्रंट भी किया, बट लॉरेंस ने कहा कि वो गलती से यहाँ आ गए। पर मेरी देखकर समझ पा रही थी कि वो लोग काफ़ी दूर तक दूसरी साइड आ गए हैं। इतनी देर तक हो ही नहीं सकता कि उसे पता ना चला हो कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में है। पर लॉरेंस ने गाड़ी घुमाई और सही डायरेक्शन में ले ली। और अब मेरी काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि भले ही वो कंफर्टेबल थी पर आखिरकार वो था तो एक स्ट्रेंजर ही। बट उसने लॉरेंस को ये पता लगने नहीं दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो डरी हुई लगे। थोड़ी देर बाद दोनों एक सुनसान सड़क पे आ गए थे जहाँ काफ़ी कम गाड़ियाँ थी और लॉरेंस को बाथरूम जाना था।
तो उसने पूछा कि इज़ इट ओके, थोड़ी देर में गाड़ी साइड में रोक दूँ? तो मेरी ने कहा ओके दैट्स फाइन। और इसी दौरान उसकी नज़र नीचे गई शूज़ पे। उसकी लेस खुली हुई थी और मेरी ने सोचा मुझे इसे बांध लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है मुझे इस आदमी से भागना पड़े, पर वहाँ स्पेस काफ़ी कम थी। तो उसने सोचा जैसे ही वो गाड़ी रोकेगा वो बाहर निकलकर अपना शू लेस बांध लेंगी। लॉरेंस ने थोड़ी देर के बाद गाड़ी को मेन रोड से नीचे उतारी, पर उसने काफ़ी जंगल के अंदर जा रहे थे और मेरे को अब दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि कुछ तो गलत है, पर वो लॉरेंस से कुछ कहना भी नहीं चाहती थी और वो बस दिमाग में प्लान कर रही थी कि वो क्या करेगी, क्या वो भागेगी या उसका सामना करेगी। पर इतने में ही लॉरेंस ने गाड़ी रोक दी और वो दोनों जंगल के काफ़ी अंदर थे। मेन रोड पे आने जाने वाली कार्स भी नहीं दिख रही थी। लॉरेंस नीचे उतरा और वो बाथरूम जा रहा था। मेरी भी नीचे उतरी और उसने अपनी शूलेस बांधी, पर वो बांध के खड़ी हो सके उसके पहले ही उसको पीछे से अपने सर पे कुछ ज़ोर से लगा और वो बेहोश हो गई। लॉरेंस ने मेरी के सर पे हथौड़ा मारा था। जब मेरी को होश आया तो वो वैन के पीछे पूरी बंधी हुई थी। उसने वैन से बाहर देखने की कोशिश की और वो लोग अब भी जंगल के बीच में थे। इतने में लॉरेंस आया और उसे असॉल्ट करना स्टार्ट किया। मेरी कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो बस लॉरेंस से भीख मांगती रही कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। पर लॉरेंस उस पर असॉल्ट करता गया और जब वो थक गया तो आगे पैसेंजर सीट पे जाकर सो गया और मेरी वहाँ पड़े पड़े सोच रही थी कि क्या होगा अब उसके साथ। उसने कोशिश की अपने हाथ पैर छोड़ने की, पर कुछ काम नहीं किया और कुछ घंटे बाद लॉरेंस फिर से उठा और उसने गाड़ी स्टार्ट की। फिर से मेन रोड पे गया और फिर से नई जगह किसी जंगल के बीच जाकर गाड़ी पार्क की और फिर से कई घंटों तक असॉल्ट किया जब तक सुबह नहीं हो गई। और फिर लॉरेंस ने मेरी के हाथ की रस्सी काट दी और उसे बाहर निकाला। मेरी वहाँ खड़े खड़े बस भीख मांग रही थी कि प्लीज़ सेट मी फ्री। और लॉरेंस ने कहा ओह तो तुम्हें फ्री होना है, चलो कर देता हूँ तुम्हें फ्री। और उसने अपनी वैन से टूल बॉक्स निकाला, उसमें से एक्स ली और मेरी का दायां हाथ पकड़ा और उसने एक्स से उसका हाथ काट दिया। और इससे पहले मेरी कुछ रिएक्ट कर पाती, उसने मेरी का बायां हाथ पकड़ लिया और मेरी अपनी पूरी ताकत से उससे पैर मार रही थी, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी ग्रिप बहुत अच्छी थी और उसने दूसरा हाथ भी काट दिया। बट अब हुआ कुछ ऐसा कि वो जो हाथ काटा था वो काटने से पहले मेरी ने इतनी ज़ोर से लॉरेंस का हाथ पकड़ा था कि वो अब हाथ में फंस चुका था और उसने इसे झटकने की 3-4 बार कोशिश की, पर वो नहीं झटका। और थोड़ी देर बाद वो निकला और जब लॉरेंस ने मुड़ के देखा तो वहाँ मेरी नीचे खून के तालाब में पड़ी हुई थी। उसने अपना एक्स वापस अपने वैन में रखा और मेरी को घसीड़ के वहाँ पास में एक ब्रिज तो नहीं पर नाले जैसा बोल सकते हैं वो था, जो करीब 30 फीट की ऊंचाई पर था। वहाँ से नीचे फेंक दिया और फिर बॉडी को ब्रिज के एकदम नीचे वाले हिस्से में ले जाकर छोड़ दिया और जाते जाते उसने बोला कि लो अब तुम फ्री हो। जब लॉरेंस वहाँ से गया, मेरी शायद अब तक मर जानी चाहिए थी। मतलब इतना कुछ हुआ उसके साथ, रेप, उसके हाथ काट दिए, उसे घसीड़ कर नीचे फेंका, पर अब भी वो जिंदा थी। और बाद में जाकर उसने बताया कि उसे पूरी घटना एक सपने के जैसे याद है, जैसे हमें कोई बहुत बुरा सपना आता है और वो हमेशा याद रहता है, वैसे ही उसे जब हैमर से मारा गया तब से लेकर सब कुछ याद था। और जब लॉरेंस उसके हाथ काट रहा था तो उससे समझ में आ गया था कि जब तक वो मर नहीं जाती तब तक ये आदमी उसे नहीं छोड़ेगा।
तो बेसिकली उसने मरने का नाटक किया। उसने देखा कि लॉरेंस उसका पैर पकड़कर उसे घसीटकर 100 मीटर तक ले गया, पर उसने एक आवाज़ भी नहीं की। यहाँ तक कि उसे नीचे फेंका तब भी उसने एक चीख भी नहीं निकलने दी। यहाँ तक उसकी 4 रिब्स टूट गई थी। फिर भी उसने बचने के लिए सोचा कि आवाज़ ना करना ही बेहतर है। और जब लॉरेंस वहाँ से चला गया तो उसने सोचा कि क्या पता वो अब भी ऊपर मेरा वेट कर रहा हो। अगर इस वक्त मैंने कुछ मूवमेंट भी की तो वो उसे पक्का मार देगा और वो ऐसे मॉन्स्टर को खुला नहीं छोड़ सकती। तो थोड़ी देर बाद उसे जब ब्लड लॉस की वजह से जब वो बेहोशी होने वाली थी कि उसने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला लिया। उसके हाथ जो दोनों काटे गए थे वो कोहनी के थोड़े नीचे तक काटे थे, तो उसने वो कटे हुए हाथों से रेंगते हुए ऊपर गई। उसने कपड़े नहीं पहने थे, पूरा शरीर खून से भरा हुआ था, हाथ कटे थे, वहाँ से मांस के टुकड़े बाहर आ गए थे। फिर भी वो किसी तरह मेन रोड पर पहुँची और वहाँ थोड़ी देर चलने के बाद ही एक कार आई, पर वो उसे देख के इतना डर गए कि उसने गाड़ी रोकी ही नहीं। तो मैरी को टोटल 3 माइल चलना पड़ा और आखिरकार उसे एक यंग कपल ने देखा और थोड़ी देर तो वो भी शॉक में थे, पर उसने उसको हॉस्पिटल तक छोड़ा। मेरी 1 महीने तक हॉस्पिटल में रही और इस दौरान उसने पुलिस को लॉरेंस की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, वो कैसा दिखता है, उसका नाम वगैरह सब। और पुलिस ने उसकी मदद से लॉरेंस का स्केच बनाया और ये स्केच को लॉरेंस के पड़ोसी ने देखकर उसे अरेस्ट करवा दिया और उसे 14 साल की सज़ा हुई। उस टाइम यूएसए में इससे ज़्यादा सज़ा किसी को दे ही नहीं जा सकती थी। जज चाहे तो भी नहीं दे सकते थे। और कोर्ट रूम में जब लॉरेंस और मैरी की मुलाकात हुई तब लॉरेंस ने उसे कहा कि मैं अपना अधूरा काम ज़रूर पूरा करूँगा, भले ही मेरी ज़िंदगी क्यों ना चली जाए उसमें। 8 साल के बाद लॉरेंस को अच्छे बिहेवियर की वजह से पैरोल मिल गई और ये जानकर मेरी ऑब्वियसली बहुत घबरा गई थी, क्योंकि अब वो एक वाइफ और एक मदर भी थी। पर लॉरेंस मैरी को छोड़कर जेल से आने के 10 साल बाद एक और 30 साल की रॉक्सिन को वो अपना शिकार बनाता है और सैडली रॉक्सिन मारी जाती है। रॉक्सिन के केस ट्रायल में मैरी फिर से गवाही देती है और इस बार कोर्ट उसे डेथ पेनल्टी की सज़ा देती है, पर उसे डेथ पेनल्टी मिले उसके पहले ही लॉरेंस कैंसर की वजह से जेल में ही मर जाता है। So that was the story guys. I know it was really heartbreaking and जब मैंने भी इसके बारे में रिसर्च कर रही थी तब मुझे भी काफ़ी बुरा लगा मैरी के बारे में। बट आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।